नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मानव विकास की जन्मोपरांत पहली अवस्था शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलती है, के बारे में अध्ययन किया था। शैशवावस्था से संबंधित जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज का यह वीडियो शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप से संबंधित है, यानी कि शैशवावस्था में जो बालक होता है उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वो शिक्षा बालक का अधिकतम विकास कर सके तथा उसका व्यवहार में अधिकतम परिमार्जन कर सके। जैसा कि हमने देखा था, शिक्षा मानव के व्यवहार में परिमार्जन करती है। तो इन परिमार्जन के लिए जब हम मनोविज्ञान को हम शिक्षा में अप्लाई करते हैं, तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करके बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना है। तो इन बालकों की जो विकासात्मक विशेषताएं थी, उनका अध्ययन करने के उपरांत हम उनके विकासात्मक परिवर्तनों के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, यानी कि इस अवस्था में जितना सीखा जा सकता है, बाकी किसी अन्य अवस्थाओं में नहीं सीखा जा सकता है। वाटसन की भी यही परिभाषा है। वाटसन का मानना था शैशवावस्था बाकी अन्य अवस्थाओं की तुलना में जो सीखने की जो क्षमता होती है, उच्च तथा तीव्र होती है। शैशवावस्था में जो सीखने की जो क्षमता होती है, वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में उच्च तथा तीव्र होती है। ये वाटसन का कथन है। फ्रायड ने भी कुछ इसी शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था मानव के आधारशिला का कार्य करता है या नींव का कार्य करता है। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था मानव के विकास की आधारशिला या नींव का कार्य करता है, यानी कि यही फ्रायड है। इनकी एक और परिभाषा है। इनका मानना है कि मानव को जो कुछ भी भविष्य में बनना होता है, मानव को भविष्य में जो कुछ बनना होता है, उसकी शुरुआत 4 से 5 वर्षों में हो जाती है। यानी कि शैशवावस्था में ही उस व्यक्ति को क्या बनना है उसका नींव पड़ जाता है। बाकी उसके कहीं न कहीं आधार पे उसका परिमार्जन होता रहता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दिया है, वो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का नाम दिया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी के रूप में परिभाषित करने का कार्य क्रो एंड क्रो ने किया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाकी किसी शताब्दी में इतना अध्ययन नहीं किया गया जितना अध्ययन 20वीं शताब्दी में बालकों का अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों उपरांत नवीन प्रकार की जानकारियां मिली, जिससे हम शिक्षा में अप्लाई करके जो मानव का व्यवहार है उसका अधिकतम परिमार्जन कर सकते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के अवलोकनों उपरांत हम लोग शैशवावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप क्या होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है, पालन पोषण। पालन पोषण से तात्पर्य यह है, जब बच्चा छोटा होता है तो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, वो कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर रहता है। उसकी विकासात्मक विशेषताओं में हमने देखा था, पर निर्भरता उसमें होती है, यानी कि वो दूसरों पे आश्रित होता है। तो माता पिता और अभिभावक को जो कहीं ना कहीं बच्चे का जो पालन पोषण करना चाहिए, उच्च और स्वस्थ करना चाहिए। अनुकूल वातावरण दूसरा है। अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण से तात्पर्य यह है, यहाँ पे और हम देखें तो खाने पीने पौष्टिक चीजों का आहार जो है बच्चों को देना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अधिकतम हो सके। अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण से तात्पर्य यह है, जॉन लॉक ने भी कुछ इसी शब्दों में परिभाषित किया है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क जो होता है एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पे वह अपना अनुभव लिखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट के समान होता है या पटरी के समान होता है, जिस पे वह अपना अनुभव लिखता है। यानी अनुभव से तात्पर्य है अनुकूल वातावरण। ये अनुकूल वातावरण रहेगा, जिस प्रकार का वातावरण रहेगा उस प्रकार के व्यवहार को कहीं ना कहीं अपनाने का कार्य करेगा। अनुकूल वातावरण से तात्पर्य बच्चे को स्वस्थ वातावरण में रखा जाए, जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अधिकतम हो सके। प्रेम पूर्ण व्यवहार।
प्रेमपूर्ण व्यवहार से तात्पर्य है, जैसा कि हमने देखा था, जो छात्र होता है, जो शैशवावस्था में जो बालक होता है, वो बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक या संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक तथा संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। वो संवेगों पर भी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए वो मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से वो कार्य करना स्टार्ट करता है। इसलिए बालक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है और डर जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चे को प्रेमपूर्ण वातावरण में रखना चाहिए, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने संवेगों पे और मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख सके, और जो कुछ भी सीखे वो कहीं ना कहीं अधिकतम ग्रहण करने का प्रयास करे। उत्तम आदतों का निर्माण। शैशवावस्था को हमने देखा था एक संस्कारी अवस्था के रूप में भी, हमने उसके विशेषताओं के रूप में देखा था। शैशवावस्था एक संस्कारी अवस्था है या संस्कारों के निर्माण की अवस्था है, क्योंकि ये वही अवस्था है जिसमें अधिकतम हम आदतों का बच्चों में समावेश कर सकते हैं। यही आदतें आगे जाकर बच्चे का जो भविष्य होता है वो निर्धारित करता है। आदतों को पहले हम कहीं ना कहीं अपनाने का कार्य करते हैं, और उसके बाद से एक समय ऐसा आता है कि आदतें हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। इसलिए बच्चे को हमेशा अच्छी आदतों को करने के बारे में बताना चाहिए, और गंदी और बुरे आदतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला, मानसिक क्रियाओं का अवसर। बच्चे को अधिकतम मानसिक क्रियाओं का अवसर देते रहना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था उसकी विकासात्मक विशेषताओं में, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो मानसिक जो शक्तियां होती हैं वो करीब करीब शून्य होती हैं, और जो कुछ भी व्यवहार करता है संवेगों के आधार पर या मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी कि जब उसे भूख लगती है तो रो के प्रत्यय कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है, और कोई चीज उसे चाहिए तो भी रो के कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है, या थोड़ा सा और बड़ा होता है तो कोई चीज चाहिए तो इशारा करके उसे कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है। लेकिन धीरे धीरे जो ही उसकी वृद्धि और विकास होती जाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था या एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक शक्तियां होती है उनकी योग्यताओं में वृद्धि होती जाती है। जैसे सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, ध्यान देने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, ये जो तमाम योग्यताएं हैं ये कहीं ना कहीं मानसिक योग्यताओं के रूप में आती है। लेकिन ये सब सारी योग्यताएं अभी शैशवावस्था में नहीं आती है। शैशवावस्था में केवल और केवल सबसे लोअर लेवल की जो कहीं ना कहीं मानसिक योग्यताएं होती हैं वो विकसित होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की और प्रत्यास्मरण करने की ये सब जो योग्यताएं होती हैं ये विकसित होती हैं। बालकों को कहीं ना कहीं मानसिक क्रियाएं करने का अधिकतम अवसर देना चाहिए, जिससे उनकी मानसिक जो योग्यताएं हैं उसका अधिकतम कहीं ना कहीं उपयोग कर सके तथा उसके व्यवहार का अधिकतम परिमार्जन हो सके। जिज्ञासा की संतुष्टि। जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में, जो शैशवावस्थी अवस्था है वो क्या की अवस्था है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से जब आंखें खोलता है तो आंखें खोलता है तो जो भी चीजें देखता है उसे एक नवीन प्रकार की सारी चीजें दिखती हैं। तो हर एक चीज के बारे में जानकारी रख लेना चाहता है, जिसे वो देखता है, जिसे वो छूता है, यानी कि मूर्त चीजों के प्रति आकर्षित होता है बच्चा और उसके बारे में जानकारी रखना चाहता है। इसीलिए वो अपने बड़े भाई बहनों, माता पिता से हर वक्त एक एक प्रश्न पूछता रहता है। जो कुछ भी उसे दिखता है, जो कुछ भी उसे अनोखा दिखता है उसके बारे में पूछता रहता है, मम्मी यह क्या है, पापा यह क्या है। तमाम प्रकार के प्रश्नों के द्वारा वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की जो प्रबलता होती है बहुत उच्च होती है। बालक बहुत जिज्ञासु होता है, वो हर चीज की जानकारी रख लेना चाहता है। इसलिए शैशवावस्था में जो जिज्ञासा है उसकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में अगर उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं हो पाई या अगर गलत सूचनाओं को दे दिया गया तो उसके व्यवहार का परिमार्जन नहीं हो सक पाएगा, और उसकी जो जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं हो पाएगी तो जो भी जिज्ञासा है वो दबती जाएगी। या दूसरी अवस्था में जब बच्चा जाएगा तो जो कहीं ना कहीं जो पिछली चीजों में देखा था, पिछले वर्षों में देखा था, उसके बारे में जानकारी नहीं कर पाया था, इसलिए उसके बारे में आगे नहीं जान पाएगा।
और उसकी जिज्ञासा ऐसे दबती चली जाएगी। इसलिए इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा को अधिकतम संतुष्टि देने का प्रयास करना चाहिए। अगला है करके सीखने की महत्ता। करके सीखने की महत्ता, जैसा ये जो करके सीखने की जो महत्ता है, ये रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा से आया। रूसो ने कहा था कि बच्चे को छोड़ दो, अपने हिसाब से सीखेगा, और जो भी वातावरण है, जो भी परिस्थितियां हैं, बच्चे को सिखाने का प्रयास करेगी। प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षिका है, ये ऐसा रूसो का मानना था। इसी तरीके से जो छोटा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं दूसरों के द्वारा बताई गई चीजों का अनुकरण तो करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक वो अधिकतम चीजों को जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब खुद करेगा तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में अधिकतम समय तक रहेगा। इसलिए जो कुछ भी सीखेगा वो अस्थायी रूप से सीखेगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य यह है दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के दो जुड़वा संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचियों, क्षमताओं और बुद्धिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उसका व्यवहार का परिमार्जन हो सके। वार्तालाप का अधिकतम अवसर। अगला है वार्तालाप का अधिकतम अवसर। वार्तालाप के अधिकतम अवसर देने से तात्पर्य यह है जब छोटा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं बोलने का प्रयास करता है और कई बार एक ही शब्द को बार बार दोहराता है। ऐसे दोहराए हुए शब्द को हमें बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अभिव्यक्ति करने का और अवसर देना चाहिए। उसे बच्चे को और बोलने का प्रयास करना चाहिए और बच्चे को धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करने का सिखाना चाहिए। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, तो उसमें वार्तालाप का जो क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षा में संगीत का स्थान। संगीत का जो स्थान है वो शिक्षा में शैशवावस्था बहुत कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत के माध्यम से जो सीखेगा बच्चा कहीं ना कहीं वो प्रिय और आनंददायक होगा, और जो कुछ भी सीखेगा वो कहीं ना कहीं अधिकतम और अस्थायी सीख सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।